हार के बाद ही जीत है। एक हंसता खेलता परिवार था अनीता जी का, जिसमें अनीता जी, उनके पति और 2 बच्चे थे। एक बेटा और एक बेटी थी। अनीता जी के पति की सरकारी नौकरी थी, जिसकी वजह से उन्हें घर, स्कूल और मेडिकल की सुविधाएं मिली हुई थी। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल से चल रही थी। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था। बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज जाना था, इसलिए शहर के बाहर जाना पड़ा उन्हें। बेटी ने पढ़ाई जारी रखी और बेटा ग्रेजुएशन करके लौट आया। अनीता जी की उम्र भी 40 पार कर चुकी थी। एक दिन अचानक से रात में अनीता जी के पति को दिल का दौरा पड़ा। जब तक वो पड़ोसियों को बुलाकर लाती अस्पताल ले जाना चाह रही थी, उसके पहले ही उनके पति ने दम तोड़ दिया। हंसता खेलता परिवार बिल्कुल से गमगीन हो गया। लड़की को पता चला तो वो भी भागी भागी घर पहुंची। सबका हाल बेहाल था। अनीता जी के पति का पार्थिव शरीर अग्नि में विहीन हो चुका था। क्रियाक्रम का कार्यक्रम खत्म हुआ। अब अनीता जी को नोटिस मिला घर खाली करने के लिए। 1 महीने का वक्त दिया गया था उन्हें। वो बेचारी परेशान सी यहाँ वहाँ सबके दर पर भटकने लगी तो किसी शुभचिंतक ने उन्हें बताया कि आप मानव संसाधन विभाग में बात करवाओ। अगर आपके बेटे को नौकरी दे देते हैं तो आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना पड़ेगा और घर भी खाली नहीं करना पड़ेगा। अनीता जी ने अपने कुछ करीबी लोगों से बातचीत की। सबके साथ और सहयोग से अनीता जी के बेटे को नौकरी मिली। वो ग्रेजुएट था, इसलिए जूनियर लेवल पर काम मिला उसे। अनीता जी को थोड़ी राहत तो मिली। बेटे के एग्ज़ाम थे तो वो वापस चली गई। बेटा अब ऑफिस जाने लगा था, पर सब कुछ बिखरने के बाद इतनी आसानी से थोड़े ना संवर सकता था। नियति का खेल भी तो थोड़ा उल्टा ही होता है। अनीता जी का बेटा शुभम, अब तो उसके तेवर ही बदल गए थे। वो खुद को ही घर का मालिक समझने लगा था। माँ बेटी दोनों पर हुक्म चलाने लगा था। पिता को मरे अभी लगभग 10 महीने ही हुए होंगे और शुभम ने अपनी नौकरी की खुशी में अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दे दी। खाना पीना सब था उसमें। अनीता जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। जिस औरत का पति उस घर में मरा हो, वो औरत उसी घर में इस तरह की पार्टी कैसे बर्दाश्त करती भला। जोरों शोरों का म्यूजिक चल रहा था। सब शराब का लुत्फ उठा रहे थे, नाच गा रहे थे। अब सब कुछ अनीता जी की सहन शक्ति से परे था। वो आई और म्यूजिक बंद कर दिया उन्होंने। अपने नशे में धुत बेटे को झापड़ लगाया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? अभी सिर्फ 10 महीने ही हुए हैं और तुम ये सब। तो शुभम ने गुस्से से कहा, जिसको जाना था वो तो गया ना, अब जो है उससे तो जीने दो चैन से। पहले पापा थे हमेशा रोक टोक के लिए, अब वो गए तो तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज़। अनीता जी ने गुस्से से सबको जाने को कहा तो शुभम ने सबको रोक दिया और अनीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें ही बाहर कर दिया। पड़ोसी भी ये सब देख रहे थे। अनीता जी की एक पड़ोसन आई और उन्हें पकड़कर अपने घर ले गई। अनीता जी रोए जा रही थी। पड़ोसन ने उन्हें चुप कराया और कुछ खिला पिलाकर सुला दिया। सुबह अनीता जी अपने घर आई तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। यहाँ तक कि उनके मरहूम पति की तस्वीर भी नीचे गिरी थी। तस्वीर को उठाकर उसने सीने से लगाया, एक लंबी सांस भरी और घर साफ करने लगी। उनकी पड़ोसिन भी पहुंची और उन्होंने भी अनीता जी की मदद की। अनीता जी समझ नहीं पा रही थी कि उनकी हर बात मानने वाला बेटा अचानक ऐसा कैसे हो गया। घर की मालकिन कहलाने वाली अनीता जी अब नौकरों से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। बेटी तो आती ही नहीं थी घर। उसने वहीं एक लड़का पसंद कर लिया था और शादी भी कर ली 1 साल बाद। उनकी बेटी का उठाया ये कदम अनीता जी के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। सब कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा था। अब संभाले नहीं संभलने वाली हालत हो गई थी। कुछ दिन बाद बेटा भी शादी कर आया।
शुभम की पत्नी तो उससे भी बढ़कर थी, पूरा दिन घूमती रहती बस। अब भी अनीता जी को ही सब कुछ करना पड़ता था। बहू तो बेटे से भी ज़्यादा हुक्म चलाने लगी थी। अनीता जी आर्थिक रूप से भी कमज़ोर पड़ चुकी थी, क्योंकि पिता की जगह उन्होंने बेटे को नौकरी दिलवाई और इस वजह से पेंशन की रकम भी उनको नहीं मिलती थी। वो जाए भी तो कहाँ। अनीता जी के पति का पैतृक घर तो था, पर वो गांव में था, जहाँ कोई अनीता जी के पहचान का नहीं था। कोई उस घर में नहीं रहता था। वो कई सालों से बंद पड़ा था। उन्होंने शुभम को जब भी कुछ समझाना चाहा, उल्टा उन्हें ही सुनना पड़ता था। बेटी भी अपनी दुनिया में मस्त थी और कभी माँ का हाल देखने तक नहीं आई। अनीता जी बहुत असहाय महसूस कर रही थी। एक दिन शाम में जब वह टहल रही थी, तब उनके पीछे कुछ औरतें भी टहल रही थीं, जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 के अंदर ही होगी। सभी शादीशुदा थी और उनमें से 2 उसी कंपनी में काम भी करती थीं और बाकी की 3 औरतें काम करना चाहती थीं, पर सबकी एक ही समस्या थी, उनके बच्चे छोटे थे। किसी का बच्चा साल भर का था तो किसी का 2 से 3 साल तक की उम्र का। वो आपस में बातें कर रही थी कि बच्चों को नौकरानी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं और यहाँ कोई डे केयर सेंटर भी नहीं है जहाँ हम उन्हें रख सकें। अनीता जी ने कौतूहलता से पूछा, बेटा ये डे केयर सेंटर क्या होता है? तो उन लोगों ने बताया, आंटी जी ये एक जगह होती है जहाँ हम बच्चों को रख सकते हैं और वहाँ पूरी एक टीम होती है जो बच्चों का ध्यान रखती है, बिल्कुल घर की तरह। तो अनीता जी ने पूछा, ये काम करके वो औरतें कितना कमा लेती होंगी? तो उन्होंने बताया, आंटी जी ये सिटी में ज़्यादा चार्ज लेते हैं, पर यहाँ भी अगर कोई डे केयर खोलेगा तो कम से कम 15,000 तो सैलरी देगा ही अपनी टीम को। अनीता जी घर आई और रात भर सोची। फिर अगले शाम उन औरतों से मिली और बोली, बेटा डे केयर सेंटर तो खुल जाएगा, पर अपनी समस्याओं को तुम लोगों को ही बताना होगा। तुम लोग कंपनी को अपनी परेशानी बताओ। डे केयर सेंटर के लिए परमिशन लो और टीम मैं बना दूंगी जो कि ध्यान रखेगी बच्चों का। वो औरतें खुश तो हुई, पर बोली, आंटी जी यहाँ पर बिना एक्सपीरियंस के टीम कैसे मिलेगी? तो अनीता जी ने हंसते हुए कहा, बेटा हमसे ज़्यादा अनुभवी तुम्हें और कहाँ मिलेगा। मेरी जैसी और भी औरतें हैं यहाँ जो कुछ करना चाहती हैं, बस तुम लोगों की मदद चाहिए। सब तैयार हो गए और अपनी कंपनी में बात किया। पति पत्नी दोनों एक ही कंपनी में थे, इसलिए मिलकर सबने बात की। बात सुनी भी गई और कंपनी का ही एक घर डे केयर के लिए दिया गया, जिसका कोई किराया नहीं लगना था। अनीता जी ने उन सभी औरतों को इकट्ठा करके कुछ 5-6 लोगों की टीम बनाई, जिसमें से एक हॉस्पिटल की आया थी जो वहाँ से अपना काम छोड़ चुकी थी। पूरी प्लानिंग की गई और डे केयर का उद्घाटन बाकी था बस। शुभम को पता चला तो बहुत गुस्सा हुआ, पर जब कंपनी के लोगों ने उसकी माँ की तारीफ की तो उसने कुछ नहीं कहा। डे केयर सेंटर खुल गया। सभी अपने बच्चे वहाँ छोड़कर अपने काम पर जाने लगे। ये सब कुछ कंपनी के सोसाइटी में ही था, इसलिए किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। अब अनीता जी हर महीने कुछ 15 से 20 हज़ार कमाने लगी थी। अब तो बेटे ने पैसे देना भी बंद कर दिया और घर खर्च भी अनीता जी को ही उठाना पड़ता था। उन्हें लगा था हालत सुधर जाएगी, पर हालत बद से बदतर होती जा रही थी। सुबह से शाम तक डे केयर चलाना, फिर घर आकर घर के काम करना, ये सब अनीता जी के लिए और भी मुश्किल होने लगा था। एक बार तो थक हार कर उन्होंने सोचा डे केयर का काम ही छोड़ देती हूँ। उन्होंने अपने टीम को बताया और सभी पेरेंट्स को मैसेज किया कि अब वह ये काम नहीं कर पाएंगी। सबकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक। सबके ताने भी मिलने लगे कि जिंदगी भर घर में रही और अब बुढ़ापे में पैसे कमाने चली थी। लगता है औकात समझ में आ गई इन्हें। अनीता जी की एक खास सहेली थी, उसे जब ये पता चला तो वो तुरंत अनीता जी से मिली और बोली, इतना अच्छा काम शुरू करके अब अपने कदम पीछे क्यों ले रही हो? अनीता जी ने कहा, मुझसे नहीं हो पा रहा है सब कुछ, मेरी उम्र हो गई है,
अब थक जाती हूँ जल्दी, ऊपर से बेटा बहू के ताने भी कितना सुनूं। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कम से कम घर ठीक से संभालूंगी तो मेरे बच्चे तो खुश रहेंगे। अनीता जी की दोस्त ने गुस्से से कहा, हो क्या गया है तुम्हें? तुम तो ऐसी ना थी। सबकी समस्याओं का हल तुम्हारे पास होता था और आज खुद की परेशानी में इतना परेशान हो गई हो कि कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या सही क्या गलत है नहीं दिख रहा तो मैं दिखाती हूँ। देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, जिसमें पहला रास्ता तुम्हें ये कहता है कि ऐसे ही बेटे बहू की सेवा करो, हर रोज़ गालियाँ सुनो, जिल्लत की ज़िंदगी जीते रहो और यहीं अपना जीवन समर्पण कर देना। दूसरा रास्ता है वो जो तुमने शुरू किया। तुम्हारा पूरा वक्त छोटे बच्चों की हंसी में जाता है, तुम खुश रहती हो उनके साथ, सब तुम्हें बहुत इज्जत देते हैं। जो औरतें नई नई माँ बनी है ना, ये तुम्हारे गुण गाती हैं कि तुमने कितने अच्छे से इनके बच्चों का ध्यान रखा है। आंखें खोलो अनीता, देखो सब तुमसे खुश हैं, पर तुम खुद अपने आप से खुश नहीं हो, हार मान गई हो। क्या भाई साहब होते तो खुश होते तुम्हें ऐसे देखकर? सोचो जरा क्या कर रही हो तुम अपने साथ। रात भर अनीता जी ख्यालों में खोई रही। सुबह उठी, चाय बनाया और पिया, फिर तैयार होकर निकल गई डे केयर सेंटर में। घर में बेटा बहू आपस में ही लड़ने लगे कि नाश्ता क्यों नहीं बना आज। लेकिन इन सब से परे आज अनीता जी एक दूसरी ही दुनिया में थी। वहाँ पहुँचकर बच्चों के बीच वो खिलखिलाने लगी, हंसने लगी। सब उनको देखकर खुश हो रहे थे कि अनीता जी वापस आ गई। हंसते हंसते अचानक अनीता जी दूसरे कमरे में चली गई और बहुत रोई। अपने पति की तस्वीर निकालकर उनसे बातें करने लगी। उन्हें बताया कि मैं जिल्लत से नहीं, मेरे अपने बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सब बच्चे ही मेरी ज़िंदगी होंगे। सुनो, इनकी आवाज़ें कितना सुकून देती हैं ना। बहुत प्यारे हैं ये और बहुत खुश भी हैं मेरे साथ। अब तुम खुश हो ना? बोलो, क्यों चले गए तुम इतनी जल्दी? अभी तो बहुत कुछ बचा था, मैं तुम्हें भी इनसे मिलवाती। काश तुम मेरे साथ ही होते, काश तुम मेरे पास ही होते। वो दिन अनीता जी की ज़िंदगी में परिवर्तन का दिन था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। उन्होंने HR डिपार्टमेंट में बात की और डे केयर सेंटर के एक कमरे में ही रहने लगी। अपनी ज़रूरत की चीज़ें और अपनी खास यादों को समेटकर अनीता जी एक कमरे में अपनी खुशियाँ बिखेरने आ गई। बेटा बहू सबको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि माँ ये क्या कर रही है। उनको बेइज्जती महसूस हो रही थी, पर आज अनीता जी को किसी की फिक्र नहीं थी। आज वो एक आज़ाद परिंदे की तरह थी। वो इतना कमा लेती थी कि उनका खर्चा निकल जाता था आराम से। अब वो खुश रहने लगी थी। अब वो बच्चे और उनकी टीम ही उनका परिवार थे, जो उनके साथ बहुत खुश थे। अनीता जी के उठाए एक कदम से आज अनीता जी भी खुश थी और साथ ही साथ ना जाने और भी कितनी माएँ खुश थी। वो सब आराम से अपनी जॉब कर सकती थी। सच ही कहा है, एक माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है और अनीता जी ने कर दिखाया। आज सभी माएँ खुश हैं और सबका परिवार भी।